हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये वाले मानवा को मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया है। बेसिकली इस मानवा के अंदर एक ओल्ड पर्सन जिसके पूरे फैमिली को मार दिया जाता है, लेकिन इस हादसे में उसकी ग्रैंड डॉटर जिंदा बच जाती है, जिसके पास होती है एक स्पेशल टाइप बॉडी, ऊपर से नानू मुन्नू क्यूट सा चेहरा। तो यार देखो, वीडियो ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो आप लोग ना वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कहानी शुरू होती है जिंगयान नाम के एक कंट्री से, और इसी कंट्री के अंदर एक जाना माना क्लिनिक जंगी क्लिनिक को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन अभी अपने सिर को पकड़ते हुए दर्द के मारे गुंगराने लगता है। इसी वक्त एक फिजिशियन ओल्ड मैन से कहने लगता है कि एल्डर लियो, आपके दिमाग के अंदर जो ट्यूमर है वो धीरे धीरे करके साइज में इंक्रीज हो रहा है, और आजकल आपके सिर में होने वाला दर्द कैसा चल रहा है। तो इसके जवाब में लियो कहता है कि दिन ब दिन ये बहुत ही ज्यादा बदतर होते जा रहा है, मानो कि मेरा सिर पूरी तरीके से फट जाएगा। और ये बोलने के बाद अभी लियो चाय पीते हुए फिजिशियन से पूछने लगता है कि एकदम सही बताना, आखिरकार मेरे पास और कितना टाइम बाकी है। तो अभी भी पर्सन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए लियो से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए आपकी क्यूआई आपके ब्लड वेसल को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन बहुत ही जल्द आप पूरी तरीके से पागल हो जाओगे। आपके सिर में इतना ज्यादा दर्द चालू हो जाएगा कि आप पूरी तरीके से अपने माइंड को खो दोगे, और शायद धीरे धीरे करके एक दिन सही से आप चल फिर भी नहीं पाओगे। अभी फिजिशियन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद लियो उठ खड़ा हो जाता है और फिजिशियन से बोलने लगता है कि तो फिर मुझे यहाँ पे आने का और कोई जरूरत नहीं है, और तो और मेरे और ज्यादा चिकित्सा कराने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू फिजिशियन, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और जब तक मैं जिंदा हूँ आपको मेरे लियो फैमिली में आना होगा खाना खाने के लिए। और ये बोलने के साथ ही अभी एल्डर लियो यहाँ से जाने लगता है। फिजिशियन तो अभी लियो को यहाँ पे कुछ देर रोकने के लिए भी बोलता है, लेकिन लियो अभी कुछ न सुनते हुए अभी टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ से सीधा अपने घर के ओर ही जाने लगता है, और जाते जाते अपने मन में ही सोचने लगता है कि तो अभी के लिए मुझे हर एक चीजों को ठीक करना होगा। मैं मेरे पूरे लाइफ तक मेरा फैमिली, मेरा लियो फैमिली को बनाया, मेरे बच्चे को भी मैंने अच्छी तरीके से पालन पोषण किया, उसे अच्छी तरीके से ट्रेन किया, उसका शादी करवाया, मुझे तो मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी मिला। तो फिलहाल के लिए मेरे लाइफ में और कोई अफसोस नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे एक बात का बहुत ही ज्यादा घृणा आती है कि मैं मेरी यंगेस्ट ग्रैंड चाइल्ड सियोल को बड़ा होते हुए नहीं देख सकता। सियोल एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि इमॉर्टल साउंड बॉडी के साथ पैदा हुई है। सियोल बहुत ही ज्यादा एक टैलेंटेड बच्ची है। सियोल जब बड़ी होगी तब वो मेरे लियो फैमिली के नाम को और भी ज्यादा ऊंचा करेगा। और ये सब कुछ सोचते सोचते अभी एल्डर लियो अपने फैमिली गेट के जस्ट सामने ही आता है, लेकिन इसी वक्त वो ऐसा महसूस करता है कि गेट के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनॉर्मस ऑरा बाहर की तरफ आ रहा है, और तो और गेट के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ब्लड की खुशबू बाहर की तरफ आ रही है। और इन सभी चीजों को महसूस करने के बाद अभी एल्डर लियो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। लियो फैमिली के गेट के बाहर बहुत सारे गांव वाले आपस में ही बातें करने लगता है कि आखिरकार इन लोगों के साथ ये सब कुछ किसने किया। फैमिली पैट्रियच वो भी तो घर पे नहीं है, लेकिन अभी एल्डर लियो इन सभी लोगों को सामने से हटाते हुए जैसे ही फैमिली के अंदर घुसता है, वैसे ही वो सामने की तरफ का नजारा देखने के बाद पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। और ऐसा क्यों होता है वो तो आप लोग सामने की ओर देख ही सकते हो। बेचारे फैमिली के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को कोई आके एकदम गाजर मूली की तरह काट दिए होते हैं। और अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद फैमिली हेड का मतलब एल्डर लियो का मानो दोनों आंखें बाहर की तरफ आने लगता है। एल्डर लियो अभी धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा घबराते हुए इन सभी लाशों के अंदर से अभी अंदर की तरफ आने लगता है, अपना बेटा और अपनी बहू को पुकारने लगता है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी की तरह ही उसका बेटा और उसकी बहू भी मारा जाती है, और तो और उसकी बहू के साथ ग्रैंड चाइल्ड भी मारा जाती है। और अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद एल्डर लियो पूरी तरीके से सटिया जाता है। वो अभी फुट फुट के रोने लगता है और अपने मन में ही अभी सोचने लगता है कौन लोगों ने इतना ज्यादा एक घिनौने काम को किया है। इवन एक बच्चे को भी नहीं बख्शा है, सभी को एकदम गाजर मूली की तरह काट के रखा है। मैं सब कुछ खो दिया। अभी तो गेट के बाहर की तरफ जितने भी गांव वाले यहाँ पे आए थे वो सभी भी इन सभी चीजों को देखने के बाद पूरी तरीके से हक्के बक्के रह जाते हैं। आपस में ही बात करते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार लियो फैमिली के साथ ये सब कुछ किसने किया, क्योंकि हम लोगों को जहाँ तक पता है लियो फैमिली का तो कोई दुश्मन भी नहीं थे। इसी समय भीड़ के अंदर से एक पर्सन अभी चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे उस तरफ देखो एल्डर लियो, कोई जाके एल्डर लियो को बचाओ। तो अभी हम लोग को एल्डर लियो को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि इस समय एक नाइफ को बाहर की तरफ निकाल के अपने गर्दन के पास लेके
के जाने लगता है सुसाइड कमिट करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी एल्डर लियो को ये सब कुछ करते हुए देखने के बाद दौड़ के एल्डर लियो के पास ही जाने लगते हैं और दौड़ एल्डर लियो को ये सब कुछ करने के लिए मना भी करने लगते हैं और एल्डर लियो से ये बोलने लगते हैं कि एल्डर लियो प्लीज आप ये सब कुछ मत करो, क्योंकि अगर आप मारा जाते हो तो आपके फैमिली के रिवेंज को कौन लेगा। गाँव वालों के मुँह से इन सभी बातों को सुनने के बाद एल्डर लियो अपने मन में ही बोलता है, रिवेंज इस एज में, इस ओल्ड एज में मेरा बॉडी मेरा तो साथ भी नहीं देता है और मेरे इस कमजोर से बॉडी से मैं कैसे रिवेंज लूं। तो इन सभी से अच्छा मैं मेरे फैमिली के साथ ज्वाइन हो जाऊं। एल्डर लियो अभी अपने आप को मारने वाला ही था, लेकिन इसी वक्त एल्डर लियो एक बच्चे की रोने की आवाज सुनती है। तो इस आवाज को सुनने के बाद एल्डर लियो जैसे साइड में रखा हुआ एक टोकरी के ढक्कन को उठाता है, वो देखता है कि टोकरी के अंदर तो सियोल है जो कि अभी भी जिंदा होती है। और सियोल को देखने के बाद अभी एल्डर लियो फूट फूट के रोने लगती है। सियोल को अपने गोदी में उठा लेता है और अपने मन में कहता है, मेरी ग्रैंड डॉटर सियोल ये तो अभी भी जिंदा है। जिन लोगों ने मेरे फैमिली को पूरी तरीके से मिटा दिया, अगर भेसाबी को पता चला कि सियोल ये तो अभी भी जिंदा है तो भेसाबी दोबारा से मेरी पोती को मारने की कोशिश करेगा। तो ये सब कुछ सोचने के बाद अभी एल्डर लियो सियोल को उठा के यहाँ से जाने लगता है। कुछ देर बाद अभी एल्डर लियो दरवाजे से बाहर की तरफ आता है। अपने बैक साइड में सियोल को एक कपड़े से बांध भी लिया होता है और तो अपने हाथ में अपने हथियार को भी ले लिया होता है और बाहर की तरफ आते ही सभी से कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए और मुझे ये भी पता है कि इस काम को मुझे मेरे हाथों से करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या तुम सभी मेरे फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी के अंतिम संस्कार को कर सकते हो, क्योंकि मेरी पोती अभी भी जिंदा है। तो फिलहाल के लिए अभी मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन जाते जाते अभी जो एल्डर लियो है वो चिल्लाते हुए सभी से बोलने लगता है कि मैं एल्डर लियो आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी के सामने एक कसम खाता हूँ कि मैं मारा जाने से पहले मेरे फैमिली को मारने वाला जितना भी कल्प्रिट है उन सभी को मैं मार डालूंगा और मेरे हाथ में ये जो ड्रैगन स्पीयर है ये उन लोगों के खून में नहाएगा। और ये सब कुछ बोलते टाइम लियो मानी मन मरे हुई फैमिली के बारे में ही सोचने लगता है और तो और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और इसी सीन के साथ हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो अभी अपने बैक साइड में पोती को लेके इस जगह को छोड़ के बहुत ही तेजी से जाने लगता है और जाते जाते अभी अपने मन में ही सोचने लगता है कि ये बहुत दिन हो गए कि मैं मेरे लास्ट लाइटनिंग आर्ट्स को यूज किया और सच में इस आर्ट को यूज करने की वजह से मेरे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट है वो सभी बहुत ही बुरी तरीके से चीख रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अभी के लिए सर्वाइविंग करना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए अभी एल्डर लियो यहाँ से जा ही रहा था। इसी वक्त एल्डर लियो के ऊपर कोई अपने तलवार से बहुत ही फास्ट और एक बहुत ही भयंकर जानलेवा अटैक को कर देता है, जिसे कि अभी एल्डर लियो बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है। तलवार के इस अटैक को अभी एल्डर लियो स्लाइड करके डॉज कर ही रहा था। इसी वक्त वही पर्सन अपने जूते के अंदर से एक आर्टिफिशियल नाइफ को बाहर की तरफ निकाल लेता है और उसी से अभी एल्डर लियो के छाती के ऊपर मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस अटैक को भी एल्डर लियो बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज कर पाता है और अपने मन में ही अभी सोचते हुए कहता है कि इस पर्सन का हर एक अटैक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन फिर भी इसका हर एक अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट है और जैसा कि मुझे अभी भी बहुत दूर तक जाना है तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और अपने मन में ये सब कुछ सोचने के बाद ही एल्डर लियो अभी घूम के वे पर्सन के गर्दन के ऊपर अपने लाथों से अटैक करने की कोशिश करता है और एल्डर लियो को अभी इस तरीके से बहुत ही फास्ट एक काउंटर अटैक करते हुए देखने के बाद वे पर्सन अभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और देखते देखते यहाँ पे बहुत जोर से खटाक करके एक आवाज होती है, लेकिन कुछ देर तक उसके ऊपर कोई अटैक लॉन्च नहीं होता है। तो वे पर्सन अभी अपने सामने की ओर देखता है तो देखता है कि एल्डर लियो वो तो अपने कमर को पकड़ के जमीन के ऊपर रिंगरा होता है और एल्डर लियो अभी अपने शकल को बनाते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि डेफिनेटली कुछ देर पहले ये जो खटाक करके आवाज निकली है वो मेरे कमर से ही निकली है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था मेरा बॉडी मेरे मार्शल आर्ट को और हैंडल नहीं कर पाता है। सच में ये अगर 10 साल पहले की बात होता तो ये थर्ड रेट का कमीना कब का मारा जाता, लेकिन जो भी हो सबसे पहले सियोल की सेफ्टी सबसे पहले आती है, तो मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी एल्डर लियो सीधा यहाँ से दौड़ के जाने लगता है। तो एल्डर लियो को अभी यहाँ से भागते हुए देखने के बाद वह पर्सन भी एल्डर लियो के पीछे पीछे भागने लगता है और इतनी तेजी से भागने के कारण एल्डर लियो का बॉडी भी जवाब देने लगता है। तो इस वक्त एल्डर लियो दौड़ने के साथ साथ अभी वे पर्सन से कहने लगता है कि तुम कमीने पागल एसोसिएशन, तुम्हें तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। तुम एक ओल्ड मैन और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची को मारने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वे पर्सन
एल्डर लियो के ऊपर एक तलवार को फेंक के मारता है, जिससे कि एल्डर लियो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ डॉज करता है। लेकिन अभी एल्डर लियो को ये तो समझ में आ जाता है कि इसके साथ इस तरीके से चूहा बिल्ली भागने का खेल खेल के कोई भी फायदा नहीं है, और ऊपर से ओल्ड एज के कारण अभी लियो का बॉडी भी जवाब देने लगता है। तो लियो के पास अभी बस एक ही ऑप्शन रहता है। तो इस वक्त एल्डर लियो पीछे की तरफ उसी पर्सन को अपने और बहुत ही तेजी से आते हुए देखने के बाद अपने मन में ही कहता है, मुझे किसी भी तरह वे पर्सन को एक ही हिट में ही मारना होगा, नहीं तो ये सब कुछ मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। तो अभी एल्डर लियो अपने स्पेयर के अंदर अपने इंटरनल एनर्जी को थोड़ा सा डाल देता है और उसके और फेंकने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। तो इस चीज को देखने के बाद वे पर्सन अपने पोजीशन से हट जाता है, वो कूद के एल्डर लियो के ऊपर आ जाता है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी एल्डर लियो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, पकड़ लिए, और एक कहने के साथ ही वे पर्सन के ऊपर लायंस रोअर नाम का एक टेक्निक को यूज कर देता है। तो कुछ पालों के लिए वे पर्सन पूरी तरीके से सुन पड़ जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठा के अभी एल्डर लियो अपने हाथ में ड्रैगन स्पेयर को लेके कुछ मुजरा करते हुए अभी उसके ऊपर इसी स्पेयर को फेंक के मारता है, और स्पेयर सीधा जाके उसके पेट के अंदर घुस जाता है, और स्पेयर समेत अभी वो पर्सन उड़ता हुआ पीछे की तरफ एक पेड़ में जाके अटक जाता है। बस सिर्फ एक ही अटैक को करने के बाद एल्डर लियो का हालात एक निगरा हुआ नींबू जैसा हो जाता है। लेकिन अंत भला तो सब भला, अभी एल्डर लियो वे पर्सन के पास जाके उसके चेहरे पे जोर से एक चमाटा मार देता है और कहता है, कमीना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा पीछा मत करो। एल्डर लियो के इसी चमाटे की वजह से वे पर्सन के मुंह के ऊपर जो मास्क लगा हुआ था वो भी खुल जाता है। तो इस वक्त वे पर्सन के चेहरे को देखने के बाद बोलता है कि इस पर्सन को मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और ये पर्सन कहाँ से आया है उसके बारे में भी मुझे नहीं पता, और इसका हालात अभी ऐसा होके रखा है कि ये मेरे सवालों के जवाब भी नहीं दे पाएगा। हाँ, इसके पास से मुझे बस इसके गर्दन पे जो टैटू लगा हुआ है, मतलब जो टैटू बना हुआ है, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं मिला। तो अभी ग्रैंडपा दोबारा से सियोल को अपने बैक साइड पे बांध के यहाँ से जाने लगता है, और सियोल से कहने लगता है कि ओहो मेरे ग्रैंड डॉटर, क्या तुम सरप्राइज हो गए? तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि तुम्हारा ग्रैंडपा हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो अभी एल्डर लियो मतलब ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद सियोल अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में रात हो जाती है। अभी हमें ग्रैंडपा को कुछ खाना बनाते हुए दिखाया जाता है, और अभी ग्रैंडपा खाना बनाते हुए सियोल से कहने लगता है कि ओ मेरी बच्ची, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, कुछ देर रुको, तुम्हारा ग्रैंडपा तुम्हारे लिए खाना पका रहा है। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ही कहने लगता है कि मैं अभी जो खाना पका रहा हूँ, इन सभी चीजों को पास में एक गाँव के अंदर एक घर में से चुराया। सच में किसको पता था कि ओल्ड एज में जाके मुझे ये सब कुछ काम भी करना पड़ेगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी ग्रैंडपा एक बाउल में बॉयल किया हुआ मिल्क को अभी सियोल के पास लेके आता है उसे पिलाने के लिए, और सियोल से कहने लगता है कि जैसा कि इस मिल्क को मैंने अभी बॉयल किया है तो ये तुम्हारे लिए पूरी तरीके से सेफ है। और ये बोलने के साथ ही ग्रैंडपा अपने हाथों से ही सियोल को अभी मिल्क को पिलाने लगता है। मिल्क पीने के बाद सियोल का पेट भी भर जाता है, और तो और सियोल अभी बहुत ही ज्यादा खुश भी होने लगती है। तो इस चीज को देखने के बाद ग्रैंडपा भी अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और सियोल के सिर के ऊपर अपने हाथ को सहलाते हुए कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा पेट भर चुका है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही हो। ग्रैंडपा अभी ये सब कुछ कह ही रहा था, इसी वक्त ग्रैंडपा के सिर के अंदर ट्यूमर के कारण बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगता है। ग्रैंडपा के हाथ से बाउल भी गिर जाता है। ग्रैंडपा अभी अपने सिर को पकड़ते हुए जोर जोर से गुंगराने लगता है, और अपने मन में ही कहने लगता है कि मुझे इससे पहले इतना ज्यादा पेन फील कभी नहीं हुआ। और ये कहने के साथ ही अभी ग्रैंडपा अपने सिर को पकड़ते हुए अभी आसमान की तरफ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अभी तो ग्रैंडपा अपने पास्ट में फिजिशियन ने ग्रैंडपा को जो कुछ भी कहा था कि किस तरीके से आप दर्द की वजह से पूरी तरीके से पागल हो जाओगे और शायद से कभी भी चल भी नहीं पाओगे, इन सभी के बारे में सोचने लगता है, और अपने मन में ही अभी कहने लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं मेरी पोती सियोल को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त ग्रैंडपा को दोबारा से याद आता है कि वो फिजिशियन ग्रैंडपा क्लिनिक से जाने से पहले ग्रैंडपा को एक पोटली दिया था और कहा था अगर आपको कभी ये लगा कि आपका दिमाग पूरी तरीके से बेकाबू हो जा रहा है तो आप उसी टाइम पे इसी पोटली के अंदर से एक पिल को खा लेना, शायद से इससे आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए। एंड ऑब्वियसली ये जो पिल होता है ये एक जहरीला पिल होता है जो कि बेसिकली किसी के बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होता है, मतलब जो ब्लड वेसल होता है, उसे नींबू की तरह निचोड़ के चुपसाने लगता है। मतलब ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो अभी ग्रैंडपा को इन सभी बातों को याद आने के बाद अभी अपने पास से उसी पिल को बाहर की तरफ निकालने लगता है और अपने मन में ही दोबारा से कहने लगता है कि मुझे फिलहाल के लिए अभी इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मानो मैं मेरे दिमाग की हालत को पूरी तरीके से खो दूंगा।
और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी ग्रैंडपा पिल को अपने हाथ में बाहर की तरफ निकाल लेता है और अपने मन में ही खाने से पहले कहता है, मैं शायद से इस पिल को खाने की वजह से मारा भी जा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे किसी भी तरह मेरे ट्यूमर के अंदर ब्लड फ्लो को रोकना होगा, तो मुझे थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही होगा। मुझे किसी भी तरह मेरी ग्रैंड डॉटर सियोल को प्रोटेक्ट करना ही होगा। ग्रैंडपा अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन इसी वक्त उसे और भी ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। अभी तो ग्रैंडपा सामने की ओर देखता है कि सियोल अभी उसके ओर ही देखते हुए रो रही है। तो ग्रैंडपा अभी अपने मन में दोबारा से कहता है, मैं सियोल को ऐसे ही अकेले छोड़ नहीं सकता। और ये सोचते सोचते अभी ग्रैंडपा पिल को निकाल जाता है और पिल को निकालने के बाद ग्रैंडपा के बॉडी के अंदर और भी ज्यादा हलचल होने लगता है। बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल क्यूआ है वो सभी पॉइजनस हो जाते हैं। ग्रैंडपा अभी पूरी तरीके से पागल होने लगता है। दर्द के मारे अपने खुद के बालों को ही खुद ही निचोड़ने लगता है। बहुत ही जोर जोर से आसमान की ओर चीख मारने लगता है और देखते देखते रात बीत जाती है एवं सुबह हो जाती है। ग्रैंडपा को अभी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ दिखाया जाता है और ग्रैंडपा अभी पड़े पड़े अपने मन में ही सोचने लगता है कि मुझे ये पता ही नहीं है आखिरकार कितना टाइम बीत गया है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जिंदा हूँ। अभी तो ग्रैंडपा के पास उसी तरीके का और भी बहुत सारे पिल को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर बिखरा के पड़ा हुआ था। एवं ग्रैंडपा के दूसरी ओर हम लोग को सियोल को भी देखने के लिए मिलती है जो कि अभी घोड़े बेच के सो रही होती है। और सियोल को देखने के बाद अभी ग्रैंडपा अपने मन में ही कहने लगता है कि मुझे तब तक जिंदा रहना होगा जब तक कि ना मैं सियोल के सेफ्टी को इंश्योर करता हूँ। और ये कहने के साथ ही अभी ग्रैंडपा भी धीरे धीरे करके उठने लगता है और बोलता है, मेरे बॉडी को मुझे इस तरीके से तैयार कराना होगा जिससे कि मैं मेरे ट्यूमर को पूरी तरीके से क्योर कर पाऊँ। तो बेसिकली ग्रैंडपा अभी एक टेक्निक के बारे में बता रहा होता है जिसका नाम होता है बॉडी रिकॉन्स्ट्रक्शन। और देखते देखते ग्रैंडपा अभी कुछ देर तक मेडिटेशन भी करता है और मेडिटेशन कंप्लीट करने के बाद अपने कपड़े को दोबारा से पहन लेता है, अपने भाले को उठा लेता है और सियोल को दोबारा से अपने बैक साइड पे एक कपड़े के माध्यम से बांध के यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। हम लोग को सामने की ओर एक गांव को दिखाया जाता है और इसी गांव की ओर अभी ग्रैंडपा आते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि कुछ दिनों से मैं बस घास फूस खा के ही बिताया हूँ, लेकिन फाइनली मुझे एक विलेज मिला। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी ग्रैंडपा सियोल से कहने लगता है कि सियोल, तुम भी बहुत ही ज्यादा भूखे होंगे ना, तुम चिंता मत करो क्योंकि हम लोग एक विलेज में आ गए हैं, तो जल्दी ही मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ लूंगा। ग्रैंडपा अभी ये सब कुछ कह ही रहा था, इसी समय ग्रैंडपा के नोज में कुछ स्मेल आने लगती है। तो इस वक्त ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो अभी हम लोग को ये देखने के लिए मिलते हैं कि ग्रैंडपा को जो खुशबू मिली थी वो तो बेसिकली चिकन की होती है। और इसी जगह पे हम लोग को 3 भिखारियों को दिखाया जाता है जो लोग एक कंटेनर में खुद के खाने के लिए चिकन को तैयार कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत ही ज्यादा खुश भी होने लगते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन लोगों को भी चिकन खाने का मौका जो मिले है। लेकिन इसी समय यहाँ पे ग्रैंडपा आता है और कहता है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो बिन बुलाए मेहमान को देखने के बाद वे सभी का चेहरा पूरी तरीके से उतार जाता है। इन तीनों में से एक भिखारी ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि हाँ, कौन है बे तू? तो इस बार ग्रैंडपा अपने टोपी को उतार के अभी इन तीनों से कहने लगता है कि मैं जस्ट एक ट्रैवलर हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। ग्रैंडपा तो अभी अपने मन में ही सोचने लगता है कि इन तीनों का जो वेशभूष है उसे देखने के बाद मुझे ये तो अंदाजा लग रहा है कि वे तीनों बिगाड़ सेक्ट के मेंबर है। और इन लोग के कमर पे जो गांठ बांधा हुआ है उसे देखने के बाद मैं तो ये कह ही सकता हूँ कि इन तीनों में से एक फर्स्ट रैंक के डिसाइपल है और बाकी दो सेकेंड रैंक के है। और तो और मैं तो ये आशा कर ही सकता हूँ कि इन लोगों से मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को तो निकाल ही सकता हूँ। और ये सब कुछ सोचने के बाद अभी ग्रैंडपा टोपी को उतारते हुए अभी इन लोगों से कहने लगता है कि क्या तुम सभी इस ओल्ड मैन को खाने के लिए कुछ दोगे? तो ग्रैंडपा के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद सामने की तरफ से एक भिखारी थूक मारते हुए कहने लगता है कि हे भगवान, एक ऐसा दिन आ गया है कि नोबल पर्सन हमारे जैसे भिखारी के पास से खाना मांग रहा है। वे पर्सन अभी आगे और कुछ कहता उससे पहले एक और पर्सन उसके मुंह को बंद कर लेता है और अभी ओल्ड मैन से मतलब ग्रैंडपा से कहने लगता है कि प्लीज आप यहाँ पे बैठिए क्योंकि हम लोग का सेक्ट उतना भी ज्यादा बेकार नहीं है। तो वे पर्सन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी ग्रैंडपा भी खाने के पास जाके बैठ जाता है। लेकिन वे पर्सन अभी अपने सिर को खुजलाते हुए ग्रैंडपा से कहता है कि अरे यार, मैं तो सॉल्ट लेना भूल ही गया, आप रुकिए मैं सॉल्ट लेके आता हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी ये तीनों धीरे धीरे करके यहाँ से खिसकने लगता है। ग्रैंडपा भी वह तीनों को इस तरीके से बिहेवियर करते हुए देखने के बाद ये तो समझ जाता है कि यहाँ पे जड़ से कुछ काला है। हम लोगों को कुछ दूरी पर फेंच के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे तीनों अभी आपस में ही बातें करने लगता है। बोलने लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है,
वह लियो फैमिली का ही पैट्रियज है। उसके कपड़े तो देखो, और उसके बैक साइड में वो छोटी सी बच्ची। हम तो माला माल हो गए, चलो चलो उस ओल्ड मैन को पकड़ते हैं। तो वे पर्सन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद सामने की ओर से एक और पर्सन ये कहने लगता है कि नहीं, मैंने सुना है कि पास्ट में वो बहुत ही ज्यादा एक ताकतवर इंसान हुआ करता था। तो इस समय वही पर्सन दोबारा से एक कहने लगता है कि अरे यार तू भी ना देख, उसके हड्डी को देख, जंग लग गया है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, हम तीनों एक साथ उसे आराम से पकड़ लेंगे। अभी ये सब कुछ प्लान बनाने के बाद वे पर्सन फेंच के पीछे से हंसते हुए बाहर की तरफ आती है और कहने लगता है अरे यार मैं तो ये भूल गया था कि मैं पहले ही खाने के अंदर सॉल्ट को डाल दिया। इन दिनों पता नहीं मेरे सिर के अंदर कुछ तो हो रहा है, मैं हर एक चीज को अच्छी तरीके से याद नहीं रख पा रहा हूँ। और ये सब कुछ बोलते हुए वे पर्सन अभी जैसे सामने की ओर देखता है तो उसका होश पूरी तरीके से उड़ जाता है। वो सामने की ओर देखता है, यहाँ पे जितना भी खाना था वो सभी ग्रैंडपा ने सफा चाट कर लिया होता है और लास्ट बाउल में सियोल के लिए खाने को लेके जाता है। तो सियोल भी अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा अभी उसी पर्सन की ओर बहुत ही बुरी तरीके से घूर के देखने लगता है और बोलता है क्या हुआ, धोती भी खुल गया, गमछा भी खुल गया, या फिर तुम्हारे लुंगी के अंदर पानी घुस गया। तो ग्रैंडपा के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद भे पर्सन को अभी ये तो पता चल जाता है कि उन लोगों ने फेंच के पीछे ग्रैंडपा को पकड़ने के बारे में जो भी बातें करी थी उन सभी बातों को ग्रैंडपा ने बहुत ही आराम से सुन लिया होता है। भे पर्सन के पास अभी और कोई चारा नहीं होता है। भे पर्सन बाकी दोनों लौंडे से कहने लगता है कि जल्दी से जाओ और उस बुढ़े को मार दो। लेकिन अभी ये सब कुछ होता हुआ देखने के बाद भी ग्रैंडपा बस शांति से अपने जगह पे ही बैठा हुआ होता है। ग्रैंडपा उन लोग के साथ फाइट करने के लिए चामच को बाहर की तरफ निकाल लेता है। वह पर्सन जैसे बांस के माध्यम से ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करता है तो ग्रैंडपा उस अटैक को बस चामच के माध्यम से ही रोक लेता है। लेकिन इस चीज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वे पर्सन का हाथ ही टूट जाता है। वे पर्सन तो अभी जोर से चिल्लाता है। अभी जैसे एक और मोटू सा पर्सन ग्रैंडपा के ऊपर पीछे से कूद के अटैक करने के लिए आता है तो ग्रैंडपा उसी चामच को उसके सिर के ऊपर फेंक के मारता है। ग्रैंडपा ने यहाँ पे चामच को इतने जोर से फेंक के मारा होता है कि चामच बेह मोटू पर्सन के फोरहेड पे पूरी तरीके से चिपक जाता है एवं पीठ के बल सीधा पीछे की तरफ जाके गिरता है। अपने दोनों लौंडे को इस तरीके से नॉकआउट होता हुआ देखने के बाद तीसरा पर्सन अभी खुद ही अपने हाथ में बांस को पकड़ के बहुत ही जोर से कूद के ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस वक्त ग्रैंडपा बस अपने हाथ को सामने की तरफ लेके जाता है और ये बांस जैसे ग्रैंडपा के हाथ के साथ टकराता है तो ये बांस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और ग्रैंडपा अपने उसी हाथ से वे पर्सन के गर्दन को पूरी तरीके से निचोड़ के पकड़ लेता है, मानो कि किसी मुर्गे को पकड़ा है। ग्रैंडपा वे पर्सन से पूछने लगता है कि क्या तुम लोगों का भिखारी सेक्ट इस काम को करने के लिए तुम लोगों को आदेश दिया है, और मेरे फैमिली के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किए थे क्या उनमें तुम लोग का सेक्ट भी शामिल था। अभी ग्रैंडपा के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद और ग्रैंडपा को इस तरीके से गले से पकड़ते हुए देखने के बाद अभी वे पर्सन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। कहता है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे एक बार माफ कर दो। तो इस समय ग्रैंडपा और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए और भी ज्यादा उसके गले में प्रेशर क्रिएट करते हुए कहने लगता है ये चाहे तुम्हारा बेगार सेक्ट या फिर भिखारी सेक्ट जो भी कहते हैं वो हो या फिर ना हो, मुझे इन सभी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो तुम अगर मुझे सही से जवाब नहीं देते हो तो मैं डेफिनेटली तुम्हें मृत्यु तक घसीट के लेके जाऊंगा। ग्रैंडपा को अभी इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद पहले जिस लौंडे का हाथ टूटा था वो साइड में से ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि सर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम लोग आपके फैमिली के कल्प्रिट नहीं है, हम लोग बस मोरिन अलायंस के जो वांटेड ऑर्डर है उसे फॉलो कर रहे हैं। तो भे लौंडे के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। पूछने लगता है क्या आखिरकार तुम कौन सी वांटेड ऑर्डर के बारे में बातें कर रहे हो। तो अभी भे पर्सन अपने कपड़े के अंदर से एक पोस्टर को बाहर की तरफ निकालते हुए ग्रैंडपा से बोलता है प्लीज इसे एक बार देखिए। तो इस वक्त पोस्टर के अंदर के फोटो को देखने के लिए मिलती है जो कि बेसिकली ग्रैंडपा का ही होती है। ग्रैंडपा भी अभी इस फोटो को देखने के बाद पूरी तरीके से हक्के बक्के रह जाता है, पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उदास हो जाता है और अपने मन में बस एक ही बात को बोलता है
क्यों मोरिन अलायंस ने आखिरकार ऐसा क्यों किया है? सच में ऐसे नॉनसेंस भरी चीजों को कौन करता है? और ग्रैंडपा का इस सोचते ही अभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा अभी खड़े खड़े अपने क्यूआर एनर्जी को सही से अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करा रहा होता है। एक तरीके से खड़े खड़े मेडिटेशन कर रहा होता है एवं अपने मन में ही बस मोरिन अलायंस के बारे में ही सोचे जा रहा है। ग्रैंडपा को अभी इस शक होने लगता है कि मोरिन अलायंस ने ही या फिर मोरिन अलायंस के अंदर हायर पोजीशन में बैठा हुआ कोई एक पर्सन लियो फैमिली के साथ ये सब कुछ किया है। और ऐसा कुछ सोचते हुए अभी ग्रैंडपा अपने मार्शल टेक्निक को यूज करने लगता है। हाँ ऐसे आवाज निकालते हुए अभी सामने की ओर जो बड़ा सा चट्टान है उसके अंदर अपने हथेली से एक पाम अटैक को करता है। एंड ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ अनुसार अभी ग्रैंडपा के ऊपर भी वो चट्टान भी अभी सेम प्रेशर ही अप्लाई करता है। तो इस समय ग्रैंडपा के पेट में घुटनों पे दर्द होने लगता है। ग्रैंडपा अपने मन में ही कहता है मुझे इन सभी पीड़ा को किसी भी तरह इंड्योर करना ही होगा। और अपने मन में ये बोलने के साथ ही अभी ग्रैंडपा दोबारा से अपने हाथ में इस बार बहुत ही ज्यादा ताकत इकट्ठा करके हेवन अर्थ नाम का एक टेक्निक से अभी पत्थर के ऊपर अटैक कर देता है। देखते देखते पत्थर के अंदर मल्टीपल जगह पे क्रैक आने लगते हैं और ग्रैंडपा अभी धीरे धीरे करके अपने बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा ताकत अपने हथेली में पुट करता है और देखते देखते वो पत्थर टूट के बिखर जाता है। हम लोगों को अभी ग्रैंडपा का एक बहुत ही ज्यादा कूल लुक दिखाया जाता है। इसी वक्त ग्रैंडपा को सियोल की आवाज सुनाई देती है। तो ग्रैंडपा सियोल की ओर देखते हुए सियोल से पूछने लगता है कि हेलो लुल्लू, क्या तुम्हें और भूख लगी है? लेकिन इस समय ग्रैंडपा देखता है कि सियोल के हाथ में ग्रैंडपा ने जो मिल्क दिया था उसे तो सियोल अभी भी नहीं पिया है। तो ग्रैंडपा सियोल से पूछने लगता है हे तुम आखिरकार मिल्क को क्यों नहीं पी रहे हो? तो इस समय सियोल उस मिल्क को सामने की ओर फेंक देता है, जिससे कि ग्रैंडपा अभी ड्राइव मार के कैच कर लेता है और दोबारा से सियोल की ओर मिल्क को करते हुए कहने लगता है कि सियोल देखो तुम्हारी हाथ से ये मिल्क अभी अभी स्लिप हो गया था, लो अब पी लो। और ये बोलने के साथ जैसे ग्रैंडपा सियोल के पास मिल्क को लेके जाने लगता है तो सियोल अपने हाथ से मिल्क को साइड कर देती है और रोने भी लगती है। तो इस चीज को देखने के बाद ग्रैंडपा अभी नाखुश होते हुए अपने मन में ही सोचता है इस चूहे का टेम्पर एकदम अपने बाप की तरह ही है। ग्रैंडपा का ये सोचते ही हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा एक लकड़ी के ऊपर कुछ खरगोश के मांस को एकदम कबाब की तरह लगा के लेके आया होता है और कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए? दूसरे ओर अभी इस खाने को देखने के बाद सियोल के मुंह से लाल टपकने लगती है। सियोल अपनी मासूम भरी आंखों से ग्रैंडपा के ओर ही देखने लगती है, लेकिन अभी ग्रैंडपा खाने को अभी सियोल से थोड़ा दूर करते हुए अभी सियोल से कहने लगता है कि हे तुम्हारे पास तो इनफ दांत भी नहीं है तो तुम फिर इसे कैसे खाओगे? लेकिन अभी सियोल को इतना ज्यादा उत्सुक होता हुआ देखने के बाद ग्रैंडपा अभी अपना शक्ल बनाते हुए सियोल से ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें इस खाने को दूंगा, बस एक ही शर्त है, बोलो ग्रैंडपा। तुम मुझे ग्रैंडपा बुलाओ, चलो चलो मुझे ग्रैंडपा बुलाने की कोशिश करो। तो अभी सियोल भी पूरी तरीके से रेडी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा क्यूट तरीके से कहती है ग्रैंडपा। तो यही सुनने के बाद ग्रैंडपा का होश अभी पूरी तरीके से उड़ जाता है। ग्रैंडपा दोबारा से सियोल से पूछने लगता है क्या बोला तुमने? तो सियोल अभी बहुत ही ज्यादा क्यूट तरीके से दोबारा से बोलती है ग्रैंडपा। और देखते देखते अभी सियोल लाल टपकाते हुए और अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए ग्रैंडपा ग्रैंडपा करके पुकारने लगती है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि जैसा कि सोचा गया था इमॉर्टल साउंड बॉडी के साथ पैदा होना, सच में इस बच्चे की ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। ग्रैंडपा अभी इस सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन दूसरी ओर जो सियोल है वो अभी भी ग्रैंडपा ग्रैंडपा करके पुकारने लगती है मीट को खाने के लिए। तो ग्रैंडपा कहता है ऑलराइट मैं तो तुम्हें मीट को खाने नहीं दे सकता, लेकिन चलो मीट के बदले में तुम्हारी पसंदीदा कुछ और ही ढूंढते हैं। अभी रात हो जाती है। अभी दोबारा से एक और गांव को देखने के लिए मिलता है और इसी गांव के अंदर अभी ग्रैंडपा छुप छुपाते हुए आ गया होता है और अपने मन में ही अभी ये सोचने लगता है कि जैसा कि अभी मुझे ये पता नहीं है मेरे वांटेड का पोस्टर कितने दूर तक फैला है, तो मुझे अभी बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना होगा, नहीं तो मैं दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की तरह पकड़ा जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया लगता है सामने से एक ऑर्डिनरी महिला जा रही है, तो इनसे सियोल के खाने के लिए कुछ मांगते हैं। और इस सोचने के बाद ही अभी ग्रैंडपा भी वुमेन से कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम कुछ देर के लिए रुकोगे? और इसके साथ ही अभी सियोल को दिखाते हुए कहता है क्या आपके पास मेरी बच्ची को खिलाने के लिए कुछ है? मेरी बच्ची बहुत दिनों से प्रॉपरली खाना नहीं खाया। ग्रैंडपा के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी वह महिला बहुत ही ज्यादा अफसोस जताते हुए ग्रैंडपा से बोलने लगती है ओहो कितनी खूबसूरत बच्ची है,
लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या इसे मैं मेरी ब्रेस्ट मिल्क खिलाऊं? तो इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तो वो महिला अभी ग्रैंडपा के पास से सियोल को अपनी गोदी में ले लेती है और कहने लगती है ऑफ कोर्स, और किसी भी छोटे बच्चे के ग्रोथ के लिए ब्रेस्ट मिल्क सबसे ज्यादा सही रहता है। तो ग्रैंडपा अभी वह महिला से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महिला ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए पीछे की तरफ घूम सकते हैं जिससे कि मैं अपनी ब्रेस्ट मिल्क बच्ची को खिला सकूं। तो इस बात को सुनने के बाद अभी ग्रैंडपा करते हुए घूम जाता है और पीछे की तरफ घूमने के बाद अभी ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए अपने सारे परेशानी को महिला को कहने लगते हैं। बेचारा बूढ़ा अभी तो वो महिला से ये पूछने लगता है कि क्या सियोल अच्छी तरीके से मिल्क पी रही है, लेकिन इसी वक्त ग्रैंडपा को कुछ खटका लगता है क्योंकि पीछे की ओर वो महिला डिस्प्ले में अभी कुछ कहती नहीं है। तो इस समय ग्रैंडपा अपने शर्म को पेच के पीछे की ओर ही देखने लगता है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो महिला तो अभी सियोल को पकड़ के दौड़ते हुए यहाँ से भाग रही है और दौड़ते हुए अभी ये भी कहने लगती है कि मैं रिच बनने वाली हूँ। लेकिन इसी वक्त ग्रैंडपा बहुत ही तेजी से आके महिला के कंधे पे अटैक कर देता है और यहीं पे नॉकआउट कर देता है और सियोल को भी टुपुंग करके कैच कर लेता है और इसके साथ ही महिला को अपने स्पेयर से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम पागल महिला, आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। लेकिन इसी वक्त ग्रैंडपा का नजर सामने की ओर दो पोस्टर की ओर जाता है, जहाँ पे बेसिकली ग्रैंडपा के वांटेड के साथ साथ सियोल की भी फोटो लगी हुई थी, जहाँ पे बेसिकली सियोल को जिंदा देने के बदले में बहुत ही ज्यादा अमाउंट पे करने की बात भी लिखी हुई थी। और इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी ओल्ड मैन भी बहुत ही ज्यादा शौक होने लगता है। वो देखता है उसके बारे में तो बहुत ही उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है, जहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि ओल्ड मैन ने मतलब लियो फैमिली का पैट्रियच दिमागी संतुलन बिगाड़ने की वजह से अपने पूरे फैमिली को मार दिया और अपने पोती को किडनैप भी कर लिया। तो जो भी सियोल को मुरिन अलायंस में दोबारा से लेके आएगा उसे बहुत ही बड़ी एक रकम मिलेगी। ग्रैंडपा अभी खड़े खड़े ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय यहाँ पर 3 लोग आने लगते हैं और पोस्टर को देखते हुए कहने लगते हैं कि अरे यार, आजकल के दुनिया में क्या कुछ नहीं चल रहा है, हर रोज किसी न किसी का पोस्टर लगा हुआ ही होता है। वे तीनों को देखने के बाद अभी ग्रैंडपा भी सियोल को लेके एक दरवाजे के पीछे जाके छुप जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे बस मार्शल आर्टिस्ट से ही खतरा नहीं है, बल्कि मुझे खतरा तो किसी से भी हो सकता है, क्योंकि मुरिन अलायंस ने मेरा फेक वांटेड पोस्टर बना के हर एक दिशाओं में फैला के रखे हैं। अभी हमें उन तीनों लोगों में से एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अभी पोस्टर को देखते हुए अभी ग्रैंडपा के बारे में और लियो फैमिली के बारे में बोलने लगता है, जहाँ पे बताता है कि मैंने सुना था लियो फैमिली तो बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस एक फैमिली है और उसका वो पैट्रियच आखिरकार क्या हुआ। मैं तो उस ओल्ड मैन को किसी से भी बहुत ही ज्यादा एक हॉनरेबल पर्सन समझता था, लेकिन कमीने ने अपने खुद के ही ग्रैंड डॉटर को किडनैप कर लिया। क्या ही कर सकते हैं। और इन सभी बातों को अभी ग्रैंडपा सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। इसी वक्त तो वे पर्सन ये भी कहने लगता है कि तुमने क्या सुना, लियो फैमिली की तरह एक और फैमिली जिसका नाम है बायुक फैमिली, उन लोगों के साथ भी लियो फैमिली की तरह ही हुआ। रातों रात उन लोग के हर एक पर्सन को इंक्लूडिंग पैट्रिच को भी, बच्चे बूढ़े जो भी है उन सभी को मौत के घाट उतारा गया। सच में अभी जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है ना। और इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी ग्रैंडपा अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है कि बायुक फैमिली वो तो हमारे फैमिली से भी बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल एक फैमिली है। उन लोगों के फैमिली के अंदर बहुत सारे फास्ट रेटेड मार्शल आर्टिस्ट भी है, फिर भी उन लोग के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। अभी वे पर्सन दोबारा से कहने लगता है कि जिन लोगों ने कल्प्रिट को देखने का दावा किया था उन लोगों ने ये बताया कि वे सभी कल्प्रिट फैमिली के अंदर सभी को मार के उन लोगों के बेबीज को लेके भाग रहे थे। इस बात को सुनने के बाद मानो ग्रैंडपा के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसे समझ में आ जाता है आखिरकार मुरिन अलायंस ने ये सब कुछ क्यों किया है। असली में तो वे सभी सियोल के पीछे ही पड़ा है। और जो सोचने वाली बात है कि कोई भी एक बड़े फैमिली को ऐसे ही रातों रात वाइप आउट नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या मुरिन अलायंस का कोई हाथ है। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा था। इसी समय सियोल ग्रैंडपा करने पुकारने लगती है, लेकिन इसी वक्त ग्रैंडपा को कुछ याद आती है। ग्रैंडपा अपने मन में ही बोलने लगता है कि सियोल पैदा होने के बाद
सियोल के पास इमॉर्टल साउंड बॉडी होने की बात एकदम आग की तरह चारों ओर फैल गई थी। इवन उस टाइम पे तो मोरिन अलायंस वालों ने सियोल के लिए जड़ी बूटी भी भिजवाई थी। और तो और वे सभी ये कहे थे कि हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर इमॉर्टल बॉडी के साथ पैदा होना सच में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर है। और तो और वे सभी ये भी कहे थे कि हिस्ट्री के अंदर जो ग्रेट शॉर्ट एम्प्रेस है उनके जैसा ही सियोल का भी बॉडी है। और ये सब कुछ बात अभी सोचने के बाद ग्रैंडपा को अभी पूरी तरीके से बिलीव हो जाता है कि इन सभी के पीछे मोरिन अलायंस वालों का ही हाथ है। और वे सभी उस दिन मुझे और मेरे फैमिली के अंदर और जितने भी पर्सन थे उन सभी को मार के सियोल को अपने साथ लेके जाने वाले थे। इसमें वे लोग पूरी तरीके से नाकाम हो जाते हैं। और इन सभी बातों को समझने के बाद अभी ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और अपने मन में ही मोरिन अलायंस वालों को गाली देते हुए कहने लगता है कि कमीने, मैं तुम सभी को मिटा के ही छोड़ूंगा। इसी वक्त हम लोगों को एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि दूर से ही ग्रैंडपा की ओर देखते हुए कहने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, यह ओल्डमैन अपने बैक साइड में बच्ची को लेके ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। अभी तो हमें बेगार सेट के दोनों मेंबर को दिखाया जाता है जिसे कि ग्रैंडपा ने बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया था। और वे दोनों मेंबर इस बार ग्रैंडपा को पकड़ने के लिए इस गांव के अंदर जो सबसे ज्यादा बेस्ट एसासियन है उसे लेके आया होता है। और वे एसासियन अभी ग्रैंडपा की ओर ही देखते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, इस ओल्ड मैन को पकड़ के मैं खुद ही मोरिन अलायंस में लेके जाऊंगा। तो वे दोनों पर्सन भी कहता है हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। वे एसासियन तो अभी अपने मन में ही ये सोचने लगता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और आज की रात ये तो पूछो ही मत, क्योंकि आज इस पर्सन को मारने के बाद मैं अपना नाम कमाऊंगा। वे पर्सन अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन वो सामने की ओर देखता है जहाँ पे ग्रैंडपा तो होता ही नहीं है। लेकिन अगले ही पल ग्रैंडपा इन तीनों के पीछे आके खड़ा हो जाता है और इस वक्त ग्रैंडपा का चेहरा पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी जैसा लग रहा होता है। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ही कहता है कि मैं पागल होने से पहले इन तीनों को डेफिनेटली मार दूंगा। लेकिन ग्रैंडपा आगे कुछ और करता। इसी समय सियोल ग्रैंडपा करके पुकारती है। तो इस समय अचानक से पीछे की ओर बच्चे की आवाज सुनने के बाद वे तीनों ही पीछे की ओर घूम के देखता है, लेकिन सरप्राइजली पीछे की ओर कोई नहीं होता है। वे तीनों बोलने लगते हैं कि अरे यार, डेफिनेटली पीछे की ओर से अभी बच्चे की आवाज आई। अगले सीन में अभी हम लोग को ग्रैंडपा को बहुत ही तेजी से घरों के ऊपर से सियोल को लेके भागते हुए दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अभी तेजी से भागते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है कि ये मैं क्या करने वाला था। ऑलमोस्ट मैं मेरे गुस्से के कारण QI डेविएशन स्टेट में चला जाता। सच में मैं कितना ज्यादा बुद्धू हूँ, और अगर उस टाइम पे मैं किसी तरह खून को देख लेता तो मैं शायद से पागल हो जाता। ग्रैंडपा अभी ऐसा कुछ सोच ही रहा था। इसी समय पीछे से सियोल पुकारती है ग्रैंडपा ग्रैंडपा। तो इस समय ग्रैंडपा सियोल से कहने लगता है कि अरे मेरी बच्ची, चिंता मत करो, मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। और इसके साथ ही सियोल की ओर देखते हुए कहने लगता है कि सच में मेरी बच्ची, तुम बहुत ही ज्यादा लाकी हो। तुम्हारी वजह से ही आज मैं अनहोनी करने से बच गया। तुमने आज तुम्हारे ग्रैंडपा को बचा लिया। ग्रैंडपा का ये बोलते ही अब सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे हम लोगों को एक जंगल और पहाड़ों के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा के टोपी के ऊपर एक बर्ड भी बैठा होता है। और इसी जंगलों के अंदर से अभी ग्रैंडपा सियोल को अपने बैक साइड पे लेके चलने लगता है। ग्रैंडपा अभी बोलने लगता है कि मैं अपने लिए एक सेफ प्लेस को ढूंढ रहा हूँ और पिछले 2 महीनों से मैं इसी तरह ही इधर उधर भटक रहा हूँ। ग्रैंडपा अभी चलते चलते सामने की ओर कुछ देखता है। सियोल से कहता है, सियोल क्या तुम वो देख सकती हो? तो सियोल भी अपने आंखें ओपन करके ग्रैंडपा अभी अपनी उंगलियों से जिस दिशा की ओर दिखा रही है उसी ओर देखने लगती है, जहाँ पे जंगलों के अंदर हमें एक टूटा फूटा घर को दिखाया जाता है। और इस घर को देखने के बाद ग्रैंडपा बोलता है कि ऐसी जगह पे इस तरीके का घर किसी पैलेस से थोड़ा सा भी कम नहीं है। और ये बोलने के बाद अभी ग्रैंडपा जैसे घर के थोड़ा करीब जाता है तो उस साइड में एक कुआं और कुएं के साइड में खेतीबाड़ी करने के लिए अच्छी जमीन को देखता है। तो इस चीज को देखने के बाद ग्रैंडपा कहता है, अरे यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा लाकी हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी ग्रैंडपा चोरी छुप के धीरे से दरवाजा खोल के घर के अंदर की तरफ झांक के देखने लगता है। तो ग्रैंडपा अभी देखता है कि घर के अंदर का कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, एकदम ओके फर्स्ट क्लास। और यहाँ के जितने भी फर्नीचर है वो भी बहुत ही अच्छी हालत में है। और ये सब कुछ बोलने के बाद अभी ग्रैंडपा सामने की ओर एक डिब्बे के अंदर से एक चमकती हुई जेट बॉक्स को बाहर की तरफ निकाल लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। बोलने लगता है कि इसके अंदर शायद से कोई वैल्यूएबल चीज होगा, क्या मैं इसे बेच के पैसे कमा सकता हूँ? अभी ग्रैंडपा जैसे ही
जेट बॉक्स को ओपन करता है तो देखता है कि जेट बॉक्स के अंदर कुछ ब्लैक कलर की फ्लाइंग नीडल है। तो इस वक्त ग्रैंडपा को तो ये तो अंदाजा लग जाता है इस घर के अंदर जो पर्सन रहा करता था वो पर्सन जरूर से QI प्रैक्टिशनर होगा। अभी तो ग्रैंडपा सामने की ओर दीवार में टाना हुआ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को भी देखता है और ये कोई मामूली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। इसके अंदर 7 तार लगा हुआ होता है जो कि बेसिकली किसी एक हथियार की तरह यूज होता है। अभी रात हो जाती है। हम लोग को ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सियोल के लिए कुछ खाने के लिए लेके आने लगता है और सियोल से कहने लगता है, ओहो मेरी बच्ची तुम्हें भूख लगी है ना, तुम्हारा ग्रैंडपा तुम्हारे लिए खाना लेके आया है। तो सियोल भी अभी लाल टपकाते हुए कहने लगता है कि बुका मतलब मुझे भूख लगी है, ये कहने की कोशिश करने लगती है। तो इस समय ग्रैंडपा जो सूप या फिर मिल्क लेके आया है उसे ठंडा करते हुए कहने लगता है कि अरे तुम इस तरीके के वर्ड बोलना सीख गए। और ये बोलने के साथ ही अभी चम्मच के माध्यम से सियोल को खाना खिलाने लगता है और कहता है, बढ़िया तुम तो बहुत ही अच्छी तरीके से खाना खा रहे हो। सियोल को खाना खिलाते खिलाते अभी ग्रैंडपा अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे ग्रैंडपा अपने बेटे को इस तरीके से खाना खिलाता था। देखते देखते टाइम बीत गया, ग्रैंडपा बन गया, मतलब अपना पूरा जीवन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते करते अपने जीवन को बिताने लगा। लेकिन ग्रैंडपा को कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि आखिरकार सियोल की माँ को कितना ज्यादा परेशानी होती थी इन सभी चीजों को करने में। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर करके नहीं देख रहे हो तो आप लोगों को ये तो पता होगा सियोल का एक और भाई या फिर बहन था जिसे कि मोरिन अलायंस वालों ने मार दिया। और अभी इन सभी बातों को याद करते करते और अभी सियोल की गोलू मोलू क्यूट सा चेहरे को देखने के बाद ग्रैंडपा के आंखों से आंसू आने लगते हैं। सियोल बोलती है कि ग्रैंडपा क्राई, मतलब ग्रैंडपा रो रहा है ये बोल रहा होता है। तो इस समय ग्रैंडपा अपने आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहने लगता है कि अरे कौन रो रहा है, मैं रो सकता हूँ क्या, बस खाना बनाने के टाइम पे मेरे आंखों में थोड़ा सा धुआं चला गया था इसीलिए। लेकिन सियोल अभी अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके क्राई नारा लगाने लगती है। तो इस समय ग्रैंडपा जल्दी से कमरे से बाहर की तरफ जाते हुए अभी सियोल से कहता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं बाहर जो आग लगाया था उसे बुझा के आता हूँ। तो इस समय सियोल भी अपना भूंदू सा शकल बनाते हुए ग्रैंडपा की ओर ही देखने लगती है। हम लोग को मिडिल रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा अभी बोल रहा होता है, ये कितना ज्यादा शर्म की बात है, मैं अपने सॉफ्ट साइड को आज सियोल को दिखाया और मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है लगता है इन सभी बातों को चिंता करते करते मैं बीमार पड़ जाऊंगा। जब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मेरे फैमिली को वाइप आउट करने में मोरिन अलायंस का हाथ है तब मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे ये लगने लगा था कि मैं भी जाके मोरिन अलायंस वालों को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दूं। लेकिन रिवेंज के लिए वक्त की जरूरत है। सबसे पहले मुझे सियोल को अच्छी तरीके से परवरिश करना होगा। और अभी ग्रैंडपा का इस सोचते सोचते रात बीत जाता है। नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। कुएं के साइड में खेती करने के लिए जो जमीन था उसके अंदर ग्रैंडपा मिट्टी को नरम करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी टाइप का ही कोई इंस्ट्रूमेंट लेके इस जगह पर वेजिटेबल लगाने के लिए अभी मिट्टी को तैयार करने लगता है। लेकिन अभी काम करते करते ग्रैंडपा के बैक साइड पे दोबारा से खटक करके एक आवाज निकालती है और ग्रैंडपा जोर से चीख मारती है, कहती है, हाय मेरी कमर। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा को पीछे की ओर कुछ महसूस होता है। ग्रैंडपा पीछे की ओर घूम के देखता है कि सियोल वो तो चल चल के ग्रैंडपा के पास ही आ गई होती है और तो और अपने कमर में हाथ देते हुए ग्रैंडपा का ही नकल करने लगती है। लेकिन इस समय ग्रैंडपा सियोल को उसके पैरों में खड़ा होता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। कहता है, सियोल मेरी बच्ची आओ मेरे पास आओ। और सियोल जैसे अभी ग्रैंडपा की ओर जाने की कोशिश करता है वैसे ही सियोल अभी डिसबैलेंस हो जाती है और नीचे की तरफ गिरने ही वाला था। इससे पहले ही ग्रैंडपा सियोल को दोनों हाथों से पकड़ के उठा लेता है और खुश होते हुए कहने लगता है कि एक अमेजिंग बच्चा जो कि इतने कम उम्र से ही चलना और बोलना सीख रही है। और इसके साथ ही अभी हंसते हुए सियोल से पूछने लगता है कि क्या तुम अपने ग्रैंडपा के साथ खेलना चाहोगे। तो सियोल भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों दादाजी और पोती एक दूसरे के हाथ पकड़ के अभी घर की ओर जाने लगता है। अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। अभी ग्रैंडपा को अपने स्पेयर को अपने हाथ में पकड़ के कुछ तैयारी करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे सियोल तो अभी पूरी तरीके से सो गई थी। ग्रैंडपा अभी अपने स्पेयर को कस के पकड़ते हुए कहने लगता है कि मुझे कल सियोल को कुछ मीट को खिलाना होगा, तो आज कुछ
हंटिंग करके लेके आना होगा। और ये बोलने के साथ ही अभी ग्रैंडपा फ्लैश के चाचा की तरह बहुत ही फुर्ती से अभी जंगलों के अंदर से जानवरों को हंट करने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ही कहता है कि जंगलों के अंदर जो जानवर रहते हैं वो अंधेरे में और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो चलो उन लोगों को सर्च करने के लिए बॉडी लाइटनिंग आर्ट को यूज करते हैं। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ये सोच ही रहा था, लेकिन इसी वक्त साइड वाले झाड़ियों से ग्रैंडपा को खस खस फस फस करके कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। ग्रैंडपा को अभी साइड वाले पेड़ में एक जानवर का पंजे का निशान भी मिलता है। ग्रैंडपा अभी इसी खोज में इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन कुछ न मिलने के कारण अभी ग्रैंडपा जमीन के ऊपर जानवर की तरह एक पोजीशन में आ जाता है और मीट के गंध को सूंघने लगता है। लेकिन इसी वक्त ग्रैंडपा को सामने की ओर जंगलों के अंदर कुछ ही दूरी पे 3 लोगों को दिखाई देता है, जहाँ पे सामने की ओर लंबा सा पर्सन बाकी दोनों लौंडे से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों वापस कैसे आ गए और बाकी जितने भी साथी है वो सभी कहाँ गए और क्या तुम लोग उन कमीनों से टोल टैक्स को लिए हो। वे पर्सन के मुंह से इस बात को ग्रैंडपा भी झाड़ियों के पीछे से सुन लेता है और टोल टैक्स लेने की बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा को समझ में आ जाता है कि इस माउंटेन के अंदर वे लोग एक तरीके का बैंडेड है। अभी सामने की ओर वे पर्सन अभी दोनों लौंडे से पूछने लगता है कि ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आखिरकार बाकी सब कहाँ गए। तो वे दोनों अब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए हम लोग उडोंग सेक्ट वालों से पैसे को लेने के लिए गए थे, लेकिन उन लोगों के पास गार्ड के रूप से 2 टाओइस्ट थे। तो इस बात को सुनने के बाद अभी वो लंबा सा पर्सन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए वे दोनों से पूछने लगता है, तुम्हारा मतलब हम लोगों के बाकी साथी मारा जा चुका है। तो सामने से रिप्लाई में कहता है, हाँ सर, हम लोग की गलती थी, लेकिन हम लोग उन दोनों टाओइस्ट में से एक टाओइस्ट को मार दिए और सूत्रों से पता चला कि जिस टाओइस्ट को हमने मार दिए वो तो उडोंग सेट का 2nd जनरेशन एक डिसाइपल था। लेकिन इस समय वे पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, या बस एक को ही मार पाया, बाकी दूसरा वो कहाँ है। तो छोटू सा पर्सन अभी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि वो किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। जब हम लोगों के रीइंफोर्समेंट स्क्वाड अपेयर हुए तो वे पर्सन अपनी जान को बचाते हुए वहां से भाग गया। लेकिन इस बात को सुनने के बाद वे लंबा सा पर्सन नाखुश हो जाता है और चिल्लाते हुए वे पर्सन से कहता है, तुम कमीने मन बुद्धि इंसान, अगर तुम्हें किल करना ही था तो दोनों को ही मारना था, एक को छोड़ क्यों दिया। खत्म हो गए हम लोग अब खत्म हो गए। अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा भी अपने मन में ही कहता है, वे पर्सन ने एकदम सही कहा, इन लोगों को दोनों टाइस्ट को ही मारना था, जिसके कारण कोई एविडेंस भी नहीं रहता। जैसा कि भी सभी उडोंग सेक्ट से पंगा लिए हैं तो बहुत ही जल्द इन सभी को निपटा दिया जाएगा। उडोंग सेक्ट वाले तो इन लोगों के ब्लड से नहाएगा। और जैसा कि ये माउंटेन एंड ये जंगली मेरा और सियोल का घर है, तो मुझे किसी भी तरह इस हादसे में हम लोगों को इन्वॉल्व होने से पहले इन लोगों को ही रास्ते से हटाना होगा। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी वक्त बेहे पर्सन ग्रैंडपा के प्रेजेंस को महसूस करने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार कौन सा चूहा वहाँ पे छुप के बैठा है, बाहर आ जल्दी से। तो इस समय ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अपने स्पेयर को अपने कंधे में लगाते हुए कहने लगता है कि किसी एल्डर के साथ इस तरीके से बात करना, लगता है तुम लोगों के अंदर तामिज नाम का कोई भी चीज नहीं है। तो ग्रैंडपा के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी भेतीनो पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने सिर को झुकाते हुए ग्रैंडपा से कहने लगता है कि हाँ सॉरी, मैं इन सभी बातों को उनको जाके बता दूंगा। लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि भेतीनो तो नाटक कर रहा है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए ग्रैंडपा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इस तरीके से तुम्हारे सामने अभी गिड़गिड़ाएंगे। तो रिप्लाई में ग्रैंडपा कहता है, अरे नहीं, मुझे भी पता है कि तुम लोग नाटक कर रहे हो। तो ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी सामने की ओर से एक पर्सन अपने शॉट को बाहर की तरफ निकाल के ग्रैंडपा की ओर कूद के अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है, ये पागल ओल्ड मैन क्या हम लोग के साथ मजाक कर रहा है। देखते ही देखते वे पर्सन अभी अपने शॉट को लेके ग्रैंडपा के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन ग्रैंडपा स्टिल अभी भी अपनी जगह पे ही खड़ा होता है और खड़े खड़े बस एक ही बात को ही सोचता है, अगर मुझे इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से डराना है तो मुझे मेरे ओवर व्हीलिंग पावर को दिखाना होगा। और ये सोचने के बाद ही अभी ग्रैंडपा अपने और आता हुआ वे पर्सन के शॉर्ट में अपनी उंगली से एक फ्लिक मार देता है और ग्रैंडपा का फ्लिक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वे लौंडा अभी जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से, लेकिन इस बार उड़ते हुए जाने लगता है और उसके हाथ में जो तलवार था वो भी टूट जाता है। लेकिन इसी वक्त दूसरा पर्सन भी ग्रैंडपा के ऊपर अपने तलवार से अटैक करने के लिए आने लगता है।
लेकिन इस बार भे पर्सन देखते ही देखते ग्रैंडपा के ऊपर अपने तलवार से बहुत ही पावरफुल एक स्लैश को मार दिया होता है और इसके साथ ही ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि भिखारी ओल्ड मैन, तुम्हें शायद से हमें अच्छी तरीके से सुनना चाहिए था जब हम लोग तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। भे पर्सन को अभी ये लग ही रहा था कि ग्रैंडपा अभी तो 2 हिस्सों में भाग हो गया है, लेकिन इसी वक्त ग्रैंडपा बहुत ही तेजी से भे पर्सन के पीछे खड़ा हो जाता है, जिसे कि महसूस करने के बाद भे पर्सन का भी फाट के चार हो जाता है। ग्रैंडपा अभी अपने हाथ में कुछ मोमेंटम जैसे कुछ करने लगता है, हेवन एंड अर्थ नामक एक पाम टेक्निक को यूज करने लगता है और देखते देखते भे पर्सन के बैक साइड में बहुत ही जोर से इसी अटैक को लॉन्च कर देता है। चारों ओर इस अटैक का इम्पैक्ट फैलने लगता है और देखते देखते भे पर्सन अभी दर्द के मारे बहुत ही जोर से एक चीख मारता है, लेकिन इस समय ग्रैंडपा फेलॉन्डे से कहता है कि हे चिल्लाना बंद करो। तो ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी भे पर्सन अपने छाती को पकड़ते हुए देखता है कि क्या वो सांस ले रहा है या नहीं, और जैसे उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है तो ग्रैंडपा के ऊपर दोबारा से बहुत ही गुस्से के साथ अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन इसी वक्त भे पर्सन के पीछे जो पेड़ था उसके अंदर खैट खैट करके टूटने की आवाज होने लगती है और देखते देखते अभी उसी पेड़ के आसपास और जितने भी पेड़ थे उन सभी के साथ एक ही जैसी चीज होने लगती है। सभी के अंदर से ही खैट खैट करके आवाजें निकलने लगती है और देखते देखते सभी के सभी पेड़ धड़म धड़म करके गिरने लगते हैं और पीछे की तरफ का ये नजारा देखने के बाद वे तीनों लौंडा पूरी तरीके से घबरा जाता है। अभी ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अभी इन तीनों से कहने लगता है कि आज मैं तुम लोग के साथ पहली बार मिला हूँ, इसी कारण मैं तुम लोग को ऐसे ही छोटा सा एक लेसन सिखा के छोड़ दे रहा हूँ, सो गेट लॉस्ट। ग्रैंडपा वे तीनों से ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन इसी समय यहाँ पे एक और पर्सन एंट्री करता है जो कि इन तीनों का ही साथी होता है। साथी तो छोड़ो, शरीर से एक हाथी जैसा ही लग रहा होता है और एक हाथी जैसा मोटा सा लौंडा यहाँ पे आते ही इन तीनों से पूछने लगता है क्या यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड हुई है। और ये जो मोटा सा लौंडा है ये होता है इन सभी का वाइस लीडर। और अभी वाइस लीडर को देखने के बाद ग्रैंडपा अभी हंसते हुए वाइस लीडर का मजाक उड़ाने लगता है, कहता है लगता है तुमने कुछ मार्शल आर्ट को भी सीखा है। लेकिन अभी वाइस लीडर ग्रैंडपा को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है और अपने एक मेंबर से बोलने लगता है कि तुम कमीने लोग आखिरकार एक ओल्ड मैन के साथ तुम सभी बहस क्यों कर रहे हो। लेकिन अगली ही बाल अभी वाइस लीडर अपने कुल्हाड़ी से ग्रैंडपा के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक कर देता है और कहता है तुम लोगों को बस इस ओल्ड मैन के खोपड़ी को 2 हिस्सों में भाग कर देना था। ग्रैंडपा अभी बहुत ही फुर्ती के साथ वाइस लीडर के अटैक को डॉज कर लेता है और हेवन अर्थ पाम का फास्ट फॉर्म यूज करता है और एकदम उछल के वाइस लीडर के जबड़े पे अपने पाम अटैक को लॉन्च कर देता है। जोर से एक धमाका होता है और एक ही पाम अटैक से वाइस लीडर हाथी जैसा चेहरा लेके अभी आसमान की सैर करने लगता है। लेकिन अभी ग्रैंडपा इस पाम अटैक को करने के बाद जमीन के ऊपर घुटनों पे आ जाता है, जो कि देखने के बाद अभी सामने की ओर से एक पर्सन कहने लगता है कि हे आखिरकार इस बुढ़े के साथ क्या हो रहा है। तो इस समय हम लोग को ग्रैंडपा को देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर बेसिकली अभी ग्रैंडपा के सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है ट्यूमर के कारण। तो अभी ग्रैंडपा अपने पास से वही पील बाहर की तरफ निकाल के उसे खाने लगता है। ग्रैंडपा को अभी पील खाते हुए देखने के बाद वे तीनों पर्सन आपस में ही कहने लगता है कि हे अभी अभी ये ओल्ड मैन कौन सी पील खाया है, ये वही पील है ना जो कि बेसिकली जो ब्लड वेसल और जो नर्व सिस्टम है उसे कॉम्प्रेस कर देते हैं। और अभी इस पील को खाने के बाद ग्रैंडपा की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि मानो ग्रैंडपा की आंखें दर्द के मारे बाहर ही आ जाएगा। और इसी मौके का फायदा उठा के अभी वे तीनों एक साथ ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए कूद के आने लगता है। और इन तीनों में से अभी एक पर्सन ग्रैंडपा के चेहरे में बहुत ही जोर से एक किक को मार देता है और इस किक को खाने के बाद ग्रैंडपा जैसे पीछे की ओर जाता है तो इस वक्त एक और पर्सन बहुत ही जोर से ग्रैंडपा के गर्दन में बहुत ही जोर से एक लात मार देता है। और देखते देखते वे तीनों मिलके ग्रैंडपा के ऊपर लातों की बरसात बरसाने लगती है। ग्रैंडपा भी बेहोश हो जाता है। हम लोगों को कुछ देर बाद एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन अभी अपने हाथों को जोड़ते हुए सामने की ओर ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि प्लीज उन लोगों की तरफ से मुझे माफ कर देना। और अपने मन ही मन अपने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, उन लोगों को गाली देने लगता है। तो इस वक्त सामने की ओर
हम लोग को ग्रैंडपा को देखने के लिए मिलता है और ग्रैंडपा को इस वक्त बेसब्री जंजीरों से बांध के रखा होता है। लेकिन ग्रैंडपा तो अपने मन में ही सिर्फ सियोल की चिंता करे जा रहा है। अभी ये जो पर्सन ग्रैंडपा से माफी मांग रहा है ये होता है इन सभी बैंडिट का लीडर अभी ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि हम लोगों के कोई पड़ोसी भी है, नहीं तो मैं खुद ही आपसे हेलो बोलने के लिए आ जाता, तो मुझे माफ कर देना। तो ग्रैंडपा बोलता है कि ऐसा है क्या, अगर तुम इतना ही ज्यादा दुखी फील कर रहे हो तो मुझे रिलीज कर दो। तो यह बात सुनने के बाद अभी लीडर चिल्लाते हुए साइड वाले एक पर्सन से कहने लगता है, हे तुम अभी खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी चाबी लेके इधर आओ। बैंडेट का लीडर अभी खुद ही चाबी लेते हुए ग्रैंडपा की ओर ही जाने लगता है और कहता है, मैं पहले आपके बॉडी के ऊपर जो चेने बांधा हुआ है उसे खोल देता हूँ और आपके हाथ में जो चेन बांधा हुआ है वो मेरे मेंबर खोल देगा, तो प्लीज आप थोड़ा वेट करें। और ये बोलने के साथ ही अभी बैंडेट का लीडर उस ताले को खोल देता है और जैसे ही अभी ग्रैंडपा का बॉडी पूरी तरीके से फ्री हो जाता है, ग्रैंडपा तुरंत ही एक लात बैंडेट के लीडर के छाती पे दे मारता है और लीडर अभी उड़ता हुआ पीछे की ओर जाने लगता है और अपने मन में ही ये कहता है कि बहुत ही खतरनाक पावर, जैसा कि सोचा था मैंने, इस ओल्ड मैन के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी QI एनर्जी है। ग्रैंडपा अभी जिस लकड़ी से बांधा हुआ था उसी लकड़ी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगता है और देखते देखते उस लकड़ी को उसके जगह से उखाड़ लेता है। अभी हमें वही वाइस लीडर को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रैंडपा उसके अटैक को ही इस लकड़ी को तोड़ने के लिए यूज कर लेता है और पूरी तरीके से आजाद हो जाता है और बहुत ही तेजी से उस मोटे के पेट में बहुत सारे पंचेस मारता है और मोटे को देखते ही देखते पीठ के बल लेटा देता है और लेटे लेटे अभी ये मोटा ई कर रहा था, लेकिन इसी वक्त उसके चेहरे के ऊपर अपने पाँव को रख के बहुत ही जोर से एक जाम कर देता है और मोटा भी अभी गुस्से के मारे सभी से कहने लगता है कि उस बुढ़े को मार दो। ग्रैंडपा भी अभी अपने नीचे बहुत सारे बैंडेड लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में ही कहता है, अगर वे सभी एक साथ मेरे ऊपर अटैक करे तो मैं इन सभी अटैकों को डॉच नहीं कर पाऊंगा, लगता है मुझे मेरे एक आर्म को आज बलिदान देना ही होगा। देखते देखते नीचे की ओर जितने भी बैंडेड थे वो सभी अपने अपने पास से तीर धनुष बाहर की तरफ निकाल के ग्रैंडपा की ओर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ग्रैंडपा भी अपने दोनों हाथों को अपने सामने कर लेता है, लेकिन इसी वक्त बैंडेड का लीडर जो कि सभी को चिल्लाते हुए और गाली देते हुए कहता है, तुम कमीने कोई भी शूट मत करना, उसे जाने दो यहाँ से। तो ग्रैंडपा भी अभी मौके का फायदा उठा के एकदम छपुंग करके जो बैरियर है उसे क्रॉस करके बहुत ही तेजी से यहाँ से जाने लगता है और अपने मन में ही कहता है, सियोल मेरी बच्ची तुम्हारा ग्रैंडपा आ रहा है। अभी ग्रैंडपा को इतना सब कुछ कारनामा करके यहाँ से जाते हुए देखने के बाद बैंडेड का लीडर अभी अपने मन में ही खड़े खड़े सोचने लगता है कि बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल QI जैसा कि एक मास्टर से एक्सपेक्ट किया गया था। इसी वक्त वही मोटा मतलब वाइस लीडर के पास आके कहने लगता है कि बैंडेड लीडर आखिरकार आप वही पर्सन को यहाँ से जाने क्यों दिया, और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी लोग माउंटेन के अंदर मारा जा चुका है उन सभी के पीछे इसी ओल्ड मैन का ही हाथ है। वाइस लीडर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जा कमीने, तुम सभी ने जो गंदगी फेंका था उसे मैं साफ करने की कोशिश कर रहा था और इस ब्लैक माउंटेन का फ्यूचर उसी ओल्ड मैन के हाथ में ही है। और लीडर का ये कहते ही अभी हम लोग को ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते उसी घर के पास आ गया होता है और पुकारने लगता है, सियोल मेरी बच्ची तुम कहाँ हो। ग्रैंडपा तो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान भी होने लगता है क्योंकि उसे ये चिंता हो रहा था कि इस जंगलों के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं तो सियोल को कुछ ना हो गया हो। ग्रैंडपा अभी परेशान हो ही रहा था, इसी समय सियोल भागते हुए ग्रैंडपा के पास हुआ हा करते हुए आने लगता है। ग्रैंडपा भी अभी सियोल को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ग्रैंडपा अभी यहाँ पे है। ग्रैंडपा अभी सियोल से कहने लगता है कि तुम्हारी तरह एक छोटी बच्ची वो भी इस जंगल में अकेले, तुम बहुत ही ज्यादा डर गई थी ना, तुम चिंता मत करो, आज के बाद से मैं तुम्हें और कभी भी अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा सियोल से कहता है, हाँ ठीक है, मुझे और ज्यादा गुदगुदी मत करो। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा नोटिस करता है कि सियोल के हाथ में एक फ्रॉग है, मतलब सियोल एक फ्रॉग को पकड़ के लेके आई होती है। और इस चीज को देखने के बाद तो ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, सियोल को सहलाते हुए कहने लगता है कि हो तुम इसे पकड़ने में कामयाब हो गए, सच में मेरी बच्ची तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और शायद से अभी तुम बहुत ही ज्यादा भूखे होंगे ना, लेकिन रुको उससे पहले कुछ करना है। और ये बोलने के साथ ही अभी ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, हे बाहर आ जाओ तुम सभी। ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी वे तीनों बैंडेड मेंबर भी बाहर की तरफ आ जाते हैं और ग्रैंडपा इन तीनों को देखने के बाद इन तीनों से बोलने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों को एक वार्निंग दिया हूँ,
फिर भी तुम लोग मुंह उठा के यहाँ पे चले आए। लेकिन इसी समय फिर तीनों घुटनों पे आके गिराते हुए ग्रैंडपा से माफी मांगने लगता है। ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से चौंक जाता है। ग्रैंडपा इन लोगों से बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तो यहाँ से चले जाओ। इसी वक्त तो जो बैंडेट का लीडर है वो भी यहाँ पे आने लगता है। वो भी ग्रैंडपा के प्रेसियस ड्रैगन स्पेयर को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बैंडेट लीडर अभी बहुत ही ज्यादा डरते हुए और थोड़ा सा हिम्मत जुटाते हुए ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि लगता है आपको इस ब्लैक माउंटेन में रहने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है और तो और आपके साथ आपकी छोटी सी ग्रैंड डॉटर भी है, तो नेबर के रूप से क्या एक दूसरे को हेल्प करना सही नहीं है? तो लीडर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा लीडर से बोलता है, हाँ, फालतू की ट्रिक मत करो, और तुरंत ही एल्डर के सामने आके अपने स्पेयर को एल्डर से लेते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम सभी उडोंग सेट के साथ दुश्मनी मोड़ लिए हो, और उडोंग सेट के साथ दुश्मनी मतलब तुम लोगों का हालत ऐसा है कि मानो एक जलती हुई मोमबत्ती और सामने की ओर बहुत ही तेज तूफान, और इन सभी कारणों के कारण ही तुम मुझे अभी यूज करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर तुम मेरे साथ घटिया ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। ग्रैंडपा के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बैंडेट लीडर बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से ग्रैंडपा से माफी मांगने लगता है। कहता है, मेरे रूड बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना, और अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी चाहिए होगा तो आप ब्लैक माउंटेन के अंदर जब चाहे तब हम लोगों के पास आ सकते हैं। और ये बोलने के साथ ही अभी एक पोटली को नीचे की तरफ रख देता है और कहता है कि हम लोग एपोलॉजी के तौर पे इस चीज को आपके लिए लेके आए हैं, और पोटली को देते ही यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस वक्त ग्रैंडपा जैसे पोटली की ओर देखता है तो ग्रैंडपा देखता है कि सियोल अपने सिर को पोटली के अंदर घुसा के कुछ ढूंढ रही होती है। तो इस समय ग्रैंडपा सियोल को अपने दोनों हाथों से उठा लेता है और कहता है, हो तुम क्या कर रहे हो? क्या इसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज है? तो हमें दिखाया जाता है कि सियोल अपने हाथ में एक व्हाइट स्नेक को पकड़ के बाहर की तरफ पोटलियों से निकाल लेती है, और देखते देखते यह स्नेक अभी बहुत ही बड़ा मुंह खोल के सियोल के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इसी वक्त ग्रैंडपा स्नेक के सिर के ऊपर कैराटे चॉप मार देता है और स्नेक वहीं पे ढेर हो जाता है। और स्नेक को पकड़ते हुए अभी ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है ये स्नेक रेजिस्टेंस इंप्रूव करने के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी वे सभी इस स्नेक को एक पोटली के अंदर कैसे डाल सकता है? ग्रैंडपा के पीछे हमें तो सियोल को भी देखने के लिए मिलती है जो कि इधर उधर खुशी के मारे दौड़ रही होती है। ग्रैंडपा अभी जैसे पोटली को ओपन करता है तो पोटली के अंदर खाने के लिए बहुत कुछ सामान होता है, हाई क्वालिटी मीट होता है। अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा बहुत दिनों के बाद इतने सारे अच्छे खाने को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपना मोटा सा पेट करके कहने लगता है कि वाह मजा आ गया। और साइड में सियोल भी बहुत सारे खाने को खाने के बाद अपने पेट को फुला के ग्रैंडपा के पाँव में सिर रख के सो रही होती है। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है, अभी मेरे पास आलस करने की टाइम नहीं है, मुझे मेरे बॉडी रिकॉन्स्ट्रक्शन मेथड के ऊपर काम करना होगा। और ये बोलने के साथ ही अभी ग्रैंडपा मेडिटेशन में बैठ जाता है और देखते ही देखते इस तरीके से बहुत ही टाइम तक मेडिटेशन करता है। और जब ग्रैंडपा अपना मेडिटेशन खत्म करता है और गहरी सांस लेके अपने आंखें ओपन करता है तो ग्रैंडपा अभी सामने की ओर देखता है कि सियोल वो भी ग्रैंडपा को देख के मेडिटेशन कर रहा है। और इसी सीन के साथ ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।